सिस्टम की जो मीन पोजीशन होती है वो हमेशा नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग से पढ़ते हैं। और हम चाहें तो इस क्वेश्चन को हम वैसे भी कर सकते हैं। आप ध्यान से देखो, वेव का फ्रीक्वेंसी कितना 500 हर्ट्ज। यहां पर बच्चों को डाउट आता है कि सर इसका म्यू चेंज नहीं होगा क्या? अरे बच्चों, इसकी रेजोनेटिंग लेंथ चेंज हुई है, तो लेंथ जब चेंज हुई तो उसका टोटल मास भी चेंज हुआ है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट की T20 सीरीज में आप सबका स्वागत है। मैं श्रीनाथ गुप्ता T20 सीरीज में टॉपिक SHM एंड वेव मोशन को डिस्कस करूंगा। आज हम इस टॉपिक के टॉप 20 क्वेश्चंस के थ्रू इस टॉपिक का फास्ट रिवीजन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में पार्टिकल दिखाया जा रहा है कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और t = 0 पर y एक्सिस पर लाई कर रहा है। आपसे पूछा है कि इसका y प्रोजेक्शन कितना होगा। पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसका टाइम पीरियड 4 सेकंड दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि y प्रोजेक्शन कितना होगा। तो हम कहते हैं कि t = 0 पर पार्टिकल अगर y एक्सिस पर है तो कुछ टाइम बाद ये y एक्सिस के से थोड़ा सा मोशन स्टार्ट करेगा और सर्कुलर पाथ के अलोंग इसकी जो मोशन की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, कुछ टाइम बाद थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। और जब आगे बढ़ेगा टी टाइम बाद, तो टी टाइम बाद जब आगे बढ़ेगा तो टी टाइम में ये वर्टिकल से, मतलब इसकी इनिशियल पोजीशन से कुछ एंगल ट्रेस करेगा और ये एंगल इसका फेज एंगल कहलाएगा और ये एंगल होगा ओमेगा टी एंगल, क्योंकि टी टाइम से अगर घूमता है और ओमेगा इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है तो उसका टी टाइम एंगल कितना ट्रेस होगा, ओमेगा टी। और ओमेगा टी को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ओमेगा यहाँ पर कितना होगा 2π/t और टी का वैल्यू 4 सेकंड, तो 2π/4 मतलब ओमेगा होगा π/2। तो π/2 टी एंगल यहां पर बना लेगा। तो आपसे पूछा है इसका y पोजीशन कितना होगा। तो y पोजीशन अगर देखें तो उसका पोजीशन वेक्टर है, उसका हमें y कंपोनेंट निकालना है और हमें पता है कि जिस डायरेक्शन से एंगल बनता है उसके अलोंग यहां पर cos थीटा कंपोनेंट हम ले लेते हैं। इसका मतलब इसका जो आंसर होना चाहिए वो a cos ओमेगा टी होगा। a का वैल्यू यहां पर दे रखा है। a यहां पर जो है अगर देखें तो इसका रेडियस कितना है 3 मीटर है, इसका मतलब a का वैल्यू 3 और ओमेगा यहां पर π/2 है। तो इसका जो वैल्यू होगा y = a cos ओमेगा टी, मतलब आंसर जाएगा 3 cos π/2 टी। सॉल्यूशन देखते हैं, ये इसका हिंदी वर्जन है। और अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में देखा ओमेगा दे रखा है 2π/4, तो ओमेगा π/2 आपके पास आ गया। तो y का वैल्यू a cos ओमेगा टी सॉल्व करेंगे तो आंसर बनेगा 3 cos π/2 टी आंसर। अगर यही कंपोनेंट इस क्वेश्चन में पूछता है कि x प्रोजेक्शन कितना होगा, तो हम x एक्सिस से एंगल, हम x एक्सिस के अलोंग अगर बात करें तो वर्टिकल से अगर एंगल बनता है तो x के अलोंग क्या आ गया, sin थीटा होता है। तो उस केस में इक्वेशन बनेगी a sin ओमेगा टी। पर यहां पर y प्रोजेक्शन पूछा है और y से एंगल बन रहा है तो हम बोलेंगे a cos ओमेगा टी, आंसर जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया टू पार्टिकल आर एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑन टू पैरेलल लाइंस। द फेज डिफरेंस बिटवीन देम व्हेन दे क्रॉस ईच अदर एट पोजीशन √3/2a व्हाइल मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, फेज एंगल पर क्वेश्चन है। हम कहते हैं कि पार्टिकल जब मीन्स एक्सट्रीम पर जाता है तो उसका फेज एंगल 0 से π/2 होता है, मतलब एक्यूट एंगल होता है। और जब लौट के वापस आ रहा होता है तो उसका एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है, π/2 से π होता है। आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि √3/2a पोजीशन पार्टिकल जा रहा है एक, और एक पार्टिकल √3/2 पर लौट के आ रहा है। तो हम ये कहते हैं, थ्योरी में बोलते हैं कि पार्टिकल अगर जाता है तो किसी पोजीशन में उसका एंगल अगर थीटा है तो आते टाइम उस पोजीशन पर एंगल कितना होगा, π - थीटा होता है। जाते टाइम एंगल अगर उसका थीटा है तो आते टाइम एंगल π - थीटा। अब थीटा अगर √3/2 पर बात करें तो एंगल कितना होगा, √3/2 अगर पोजीशन है तो उस पर एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और जब लौटेगा तो इसका एंगल होगा, यहां पर हम इसको लिखेंगे π - थीटा। π - थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री, तो ये होगा 120 डिग्री। यानी अगर पार्टिकल 2 है और √3/2 पे क्रॉस कर रहे हैं तो जाते टाइम एंगल उसका 60 डिग्री है, तो आते टाइम कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो आपसे पूछा फेज डिफरेंस कितना होगा, तो 120 - 60 कितना होगा, 60 डिग्री। आंसर जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज ए एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड 6π सेकंड। Assuming the oscillation start from its mean position, the time required by it to travel from x बराबर a to x equals to √3/2a position will be π/x, where x will be। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि पार्टिकल मोशन बीन से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि वो एक्सट्रीम से √3/2 पे पहुंच रहा है। तो हमें अभी हाल क्वेश्चन क्या था, इसलिए पिछले वाला क्वेश्चन की देखा था, ये पार्टिकल √3/2 पर पहुंचता है, मीन से √3/2 पर जाता है तो एंगल कितना हो जाता है, 60 डिग्री। लेकिन अगर वो एक्सट्रीम से √3/2 पर पहुंचता है तो उसका एंगल होगा π/6। फेज एंगल जो ट्रेस करेगा वो π/6 होगा। π/6 अगर वो चलता है तो उसमें टाइम उसको लगेगा t/12, क्योंकि हमें पता कि पाई को बोलते हैं t/2/6 t/12। हमें पता मीन से अगर √3/2 जाता है तो एंगल चलता है 60 डिग्री, लेकिन अगर एक्सट्रीम से वो
√3/2 पर पहुंचता है तो एंगल चलता है 30 डिग्री। 30 डिग्री को चलने में उसको टाइम कितना लगेगा, t/12। अब t/12 जो टाइम यहां पर है वो गिवन है क्वेश्चन में π/x के इक्वल। क्वेश्चन में हमें पता है कि टी का वैल्यू 6 पाई दे रखा है क्वेश्चन में, तो 6 π/12 करेंगे तो ये वैल्यू कितना बनेगा, 6 यहां पर पाई से पाई कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना होगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन में x का वैल्यू पूछा तो x का वैल्यू यहां पर कितना होगा, 2, मतलब आंसर जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर when its displacement from mean position is 1 centimeter, then magnitude of the acceleration becomes equal to magnitude of its velocity, find frequency। क्वेश्चन में आपसे बोला गया पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसके मोशन का एम्पलीट्यूड यहां पर 2 है, 2 सेंटीमीटर है, और उसकी मीन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है। तो आपसे पूछा फ्रीक्वेंसी कितना होगा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। हमें पता है कि एक्सेलरेशन की इक्वेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना होता है, ω²x। पोजीशन डिपेंडेंट फॉर्मूला कर ले तो ω²x, और वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है वो ω√a² - x²। आपसे बोला गया दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वल करेंगे तो ओमेगा से ओमेगा कटेगा, तो इक्वेशन बनेगी ये। स्क्वायरिंग करके सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू दे रखा है, एक का वैल्यू 2 दे रखा है, तो ओमेगा का वैल्यू √3 आ जाएगा। और ओमेगा अगर √3 है तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होगा √3/2 पाई हर्ट्ज। आंसर जाएगा सेकंड। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ग्राफिकल सेक्शन का क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्राफ के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन फेज एंगल फाई एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन वाई इज ए साइनोसोइडल कर्व एज शोन इन फिगर। हमें वाई और फेज एंगल में ग्राफ बनाया हुआ है, अल्टीमेटली वाई और टाइम में ग्राफ बनाया हुआ है, यूं मान लें हम लोग। और ये जो ग्राफ है ये है डिस्प्लेसमेंट का फेज एंगल के साथ साइनोसोइडल ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। तो आपसे पूछा है कि मैच द कॉलम, मतलब यहां पर कुछ कॉलम ए और कॉलम बी दे रखे, यहां पर कुछ पैरामीटर्स दिए और उनके ग्राफ आपको प्लॉट करके दे रखे हैं, आपको मैच करना कौन सा ग्राफ किसको सेटिस्फाई करता है। तो आपको समझाया जाता है कि जब भी हम एसएचएम में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो पहले हम उस ग्राफ से रिलेटेड उसके मैथमेटिक्स लिख लेते हैं। अगर मैथ हम सही लिख रहे होते हैं तो ग्राफ हमारे बिल्कुल सही होते हैं, कभी हम मतलब ग्राफ को हम आराम से चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है, क्वेश्चन में अगर देखें तो ए वाई का वैल्यू ए साइन ओमेगा टी है। हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा था, डिस्प्लेसमेंट फेज एंगल का ग्राफ दे रखा था, और वो फेज एंगल का जो ग्राफ था डिस्प्लेसमेंट के साथ वो साइनोसोइडल था, मतलब उसको मैथ में लिखें तो y = a sin ओमेगा टी। और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो वेलोसिटी मेरे पास आ जाएगा, और वेलोसिटी होगा a ओमेगा cos ओमेगा टी। इसका मतलब मेरे को समझ में आ गया कि वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा वो पॉजिटिव कॉस का ग्राफ बनेगा। ऐसे अगर मैं देखूं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ½ y कौन डिस्प्लेसमेंट है, तो ½ y का वैल्यू मेरे पास ये, तो ये इक्वेशन बनेगी ½ sin स्क्वायर ओमेगा टी। अल्टीमेटली ये ग्राफ यहां पर साइन स्क्वायर का ग्राफ होगा, और ये ऑरिजिन से स्टार्ट होगा, और एक साइकिल में अगर देखें तो साइन स्क्वायर ग्राफ ऐसा होता है। ऐसे कांडिग्रेजी का ग्राफ अगर देखें तो ½ - y² होगा, इसको सिंप्लीफाई करें देखें तो ये वैल्यू होगा ½ cos स्क्वायर ओमेगा टी के इक्वल होगा। और ये ग्राफ अगर cos स्क्वायर का है तो ये एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा और ग्राफ हमारा ऐसा होगा। और ये टोटल एनर्जी है जो कि कांस्टेंट होती है, तो उसका ग्राफ यहां पर कैसा होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस या पैरेलल टू फेज एंगल एक्सिस होता है। हम अगर मैच करें तो इसका आंसर जो होगा, काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ होगा वो कैसा ग्राफ होगा, काइनेटिक एनर्जी ग्राफ कैसा आया था, काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ होता है वो है पॉजिटिव कोस का ग्राफ है, और ऐसे यहां पर पोटेंशियल का ग्राफ पॉजिटिव साइन का ग्राफ, यहां पर स्क्वायर का ग्राफ है, वेलोसिटी का ग्राफ यहां पर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कोस का ग्राफ होता है। हम मैच कर सकते हैं और मैच करेंगे तो आंसर हमारा जो हो जाएगा सेकंड। तो कहने का मतलब ग्राफ का क्वेश्चन है, जब भी आप ग्राफ बनाएं तो पहले मैथ लिख लें उसकी। मैथ अगर हमने सही लिखी तो ग्राफ हमारा कभी गलत नहीं हो सकता है। आप मैथ लिख लीजिए, मैथ लिखने के बाद ग्राफ को चेक कर लीजिए, आप बता सकते हैं कौन सा ग्राफ किससे रिलेट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास 0.1 किलोग्राम मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज U = 5x x - 4 जूल, देन फाइंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो u x का फंक्शन है, x पे डिपेंडेंट है, और हमने ये भी कहा है, बताया जा रहा होता है क्लास में कि जब भी u x का फंक्शन होता है, जब भी u x का फंक्शन होता है तो हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और फोर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स होने की वजह से F = -du/dx इक्वेशन यूज कर रहे होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें यह भी पता है कि ऐसे में अगर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अगर आप देखें तो कहां पर होती है, मीन पोजीशन पर होती है। और मीन पोजीशन कौन सी होती है, बोले वो पोजीशन जहां पर स्टोरिंग फोर्स नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है। तो इस क्वेश्चन में u x का फंक्शन है, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x और फोर्स निकाल लूंगा F = -du/dx के अकॉर्डिंग। और फोर्स जो भी मेरे पास आएगा उसको मैं 0 करूंगा तो मेरे पास मीन पोजीशन आ जाएगी, और मीन पोजीशन कितनी होगी 2 मीटर होगी।
मतलब हमें पता लगे कि इस पार्टिकल का अगर एसएचएम हो रहा है तो मीन 2 मीटर से के अबाउट टू एंड फ्रो कर रहा है, 2 मीटर इसकी मीन पोजीशन है। कोऑर्डिनेट यहां पर x बराबर 2 कोऑर्डिनेट इसका मीन पोजीशन है, और उस x बराबर 2 पर u का जो वैल्यू होता है वो उसको बोलेंगे u मिनिमम कहते हैं। मीन पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको u मिनिमम कहते हैं। और इस क्वेश्चन में मीन पोजीशन 2 मीटर है, और अगर वो 2 मीटर है तो u का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, -20 जूल हो जाएगा। आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, A linear harmonic oscillator of a force constant 2 into 10⁻⁶ Newton per meter and amplitude A equals to 0.01 meter is given. If total mechanical energy is 160 joule, then minimum potential energy U minimum will be. इस क्वेश्चन में भी आपसे U minimum पूछा है। तो देखो बात बहुत सिंपल सी, इस क्वेश्चन में हमें एम्पलीट्यूड दे रखा है और फोर्स कांस्टेंट दे रखा है, तो मैं यहां पर एक काम कर सकता हूं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर लेता हूं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ के ए स्क्वायर होता है, के हमें दिया, ए हमें दिया, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 100 जूल हो जाता है। और हमें यह भी पता है कि सिस्टम की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हाफ के स्क्वायर प्लस यू मिनिमम होती है, यू नॉट होती है। इसका वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, ये कितना 100, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 160। तो बताओ यू मिनिमम कितना हो जाएगा, 100 माइनस मतलब 160 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 60 जूल हो जाएगा। आंसर जाएगा सेकंड। Next question. Two masses M1 and M2 are suspended together by a massless spring of constant K. When the masses are in equilibrium, M1 is removed without disturbing the system. The amplitude of the vibration is. It's a very good question. Spring mass system पर क्वेश्चन है। इनिशियली सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, स्प्रिंग यहां पर है और उसके फ्री एंड पे दो मास को हमने कनेक्ट कर रखा है, और इस स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है वो आपको दे रखा है K। अब इनिशियली जब वहां पर देखिए सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो यहां पर दो मास लगे हुए हैं M1 एंड M2। ये मास यहां पर M1 है और ये मास यहां पर M2 है, दोनों सस्पेंडेड है। तो इनिशियली सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो इसकी मीन पोजीशन जो होती है उसकी नेचुरल लेंथ से हम मीन पोजीशन पढ़ते हैं, और वो मीन पोजीशन कहां पर होगा, M1 प्लस M2 G/K बराबर होगा। सिस्टम की जो मीन पोजीशन होती है वो हमेशा नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग से पढ़ते हैं। और अगर वो देखें तो ये स्प्रिंग के नेचुरल मान लीजिए सपोज, तो ये इसके मेन पोजीशन है और ये इसका एक्स नोट एक्सपेंशन मान लीजिए, तो एक्स नोट का वैल्यू यहां पर एक्स नोट का जो वैल्यू होगा वो M1 प्लस M2 G/K हो जाता है। अब सिस्टम मीन पर रुका हुआ है रेस्ट कंडीशन में। अब सिस्टम को बिना डिस्टर्ब किए हम क्या करते हैं, इसमें से यहां पर M1 मास को रिमूव कर देते हैं। तो जैसे M1 मास को रिमूव करेंगे, M1 मास को रिमूव करते हैं तो सिस्टम यहां पर इम्बैलेंस हो जाता है और ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में यहां पर मोशन स्टार्ट करता है, क्योंकि नीचे वाला फोर्स M1 प्लस M2 G था, ऊपर के एक्स नोट था। नीचे हम जैसे मास M1 को हटाते हैं तो नीचे वाला फोर्स कम हो जाता है, ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स वो इतना ही है। अल्टीमेटली ऊपर फोर्स नेट फोर्स ज्यादा होने से सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सलरेट मोशन करता है, और जब ऊपर की तरफ एक्सलरेट मोशन ऊपर की तरफ करता है तो इस केस में अगर देखें तो मास M1 हटने से M2 मास केवल रह जाता है, और M2 मास लेने से इसकी नया मीन पोजीशन अगर देखें तो वो M2 G/K होता है। पहले वाला मीन पोजीशन थोड़ा ज्यादा था क्योंकि दो मास लगे थे, बाद में मीन पोजीशन अगर देखें तो थोड़ा कम हो गया क्योंकि मास कम हो गया। अब बॉडी यहां से मोशन स्टार्ट करता है और नई मीन की तरफ जाता है। ध्यान देखें, अगर मास में नहीं रिमूव करता हूं तो ये इसका मीन पोजीशन था, ये इसका मीन पोजीशन था, इसको बोलते हैं इनिशियल मीन पोजीशन। लेकिन जैसे मास को रिमूव करते हैं तो इनिशियल पोजीशन से, इनिशियल मीन पोजीशन से बॉडी नई मीन की तरफ मूव करती है। इसका मतलब ये जो इनिशियल पोजीशन मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन यहां पर एक्सट्रीम जैसा बिहेव करती है, यहां से बॉडी नई मीन की तरफ मूव करती है। हमें पता है ये एक्सट्रीम और ये मीन, तो बताओ एक्सट्रीम से मीन का सेपरेशन कितना हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। और अगर एम्पलीट्यूड होगा तो इस क्वेश्चन में हमसे एम्पलीट्यूड ही पूछा है, इसके मोशन का एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो हम बोलते हैं कि दोनों जो मीन पोजीशन है उनका डिफरेंस, ये मीन पोजीशन पहले वाली एक्स नॉट है, ये बाद वाली मीन पोजीशन है, मान लीजिए ये एक्स नॉट डैश है, इन दोनों का डिफरेंस अगर करते हैं तो एम्पलीट्यूड आपके पास आ जाएगा, और वो कितना होगा M1 प्लस M2 G/K माइनस M2 G/K, तो वैल्यू कितना होगा M1 G/K। कहने का मतलब मैं ये समझा दूं कि यहां पर हमने M1 मास को रिमूव किया, उसकी वजह से सिस्टम इंबैलेंस हुआ और ऊपर की तरफ मूव करना, तो जितना M1 की वजह से नीचे था उतना ही वो ऊपर शिफ्ट हो गया। अल्टीमेटली इस मोशन का एम्पलीट्यूड अभी कह सकते हैं, हम एम्पलीट्यूड ऐसे ही बता सकते हैं कि डिस्टर्बिंग फोर्स अपॉन K वो मोशन का एम्पलीट्यूड बन जाएगा। सिस्टम को डिस्टर्ब किसने किया, M1 जी ने किया। पहले M1 जी लगा हुआ था, मैंने उसको हटा दिया, तो M1 जी की वजह से वो ऊपर चला गया, कम होने से ऊपर चला गया, जितना वो ऊपर गया वो मोशन का एम्पलीट्यूड है। तो अल्टीमेटली हम ऐसा भी कहते हैं कि डिस्टर्बिंग फोर्स अपॉन K हम एम्पलीट्यूड को बोल सकते हैं। या फिर सबसे अच्छा तरीका कि दो मीन पोजीशन, पहले वाली मीन पोजीशन और ये बाद वाली मीन पोजीशन, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली वो एम्पलीट्यूड कहलाता है, और इसलिए आंसर जाएगा M1 G/K।
क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड T1 दैट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज नाउ मूव्ड अपवर्ड अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इक्वल्स टू kt स्क्वायर। के यहां पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, वेयर y इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, द टाइम पीरियड नाउ बिकम्स T2, द रेशियो ऑफ T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर इज, g का वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पहले रेस्ट कंडीशन में है, फिर वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ मूव करता है। जब ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो उसका मोशन हमें चेक करेंगे। इसका मोशन अगर एक्सेलरेट हो जाता है तो यहां पर शूडो फोर्स पिक्चर में आ जाता है, और शूडो फोर्स पिक्चर में आने की वजह से जी इफेक्टिव फिर बदल जाता है, और जब जी इफेक्टिव बदलता है तो टाइम पीरियड का वैल्यू भी बदल जाता है। तो पहले तो हम इस इक्वेशन से अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन से हम इसको स्टडी करें, इसका मोशन किस टाइप का हो रहा है। तो हम देखते हैं कि y इक्वल्स टू kt स्क्वायर है, तो उसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा 1 टाइम, तो ये होगा वेलोसिटी 2kt, और एक बार फिर करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, वो आएगा 2k, और k का वैल्यू 1 दिया है तो ये कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो गया। मतलब हमें समझ में आ गया कि जब ये मोशन करता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो इसका मोशन एक्सीलरेटेड मोशन है और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब इस केस में अगर देखें तो जी इफेक्टिव कितना होगा, g प्लस से हो जाएगा। अब हमें पता है कि t का फॉर्मूला अगर t टाइम पीरियड को देखें तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट जी होता है, तो t1 अपॉन t2 को क्या लिखेंगे, अंडर रूट g2 अपॉन g1 बोलते हैं। g2 इस क्वेश्चन में कितना है, g प्लस है, और g1 पहले वाला g है। तो अगर सिंप्लीफाई करें t1 का स्क्वायर अपॉन t2 का स्क्वायर अगर लिखें तो g प्लस है अपॉन g, तो वैल्यू कितना होगा 6/5। आंसर जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि टू पेंडुलम ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन फेज एट सम इंस्टेंट द टू आर एट देयर मीन पोजिशन इन द सेम फेज। द मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ शॉर्टर पेंडुलम आफ्टर विच द टू आर अगेन इन फेज एट द सेम पोजिशन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सेम फेज कंडीशन का क्वेश्चन है। हमें पता है कि दो पेंडुलम अगर सेम फेज में होते हैं तो उनका फेज डिफरेंस कितना हो सकता है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। इनिशियली दोनों पेंडुलम सेम फेज में है, मीन पोजीशन पर है। आपसे बोला गया मोशन स्टार्ट होता है, एक शॉर्टर पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड शॉर्ट होता है, वो जल्दी जल्दी मूव करता है, और एक बड़ा पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा होता है, वो स्लोली मूव करता है। तो जैसे मोशन स्टार्ट होता है दोनों यहाँ पर डिफरेंट फेज में हो जाते हैं। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा होता है कि भाई कितने ऑस्ट्रेशन के बाद ये दोनों दोबारा अगेन सेम फेज में आ जाएंगे। तो बच्चों दोबारा सेम फेज में आने का मतलब है कि इन दोनों का फेज डिफरेंस बढ़ता बढ़ता 0 से कितना होना चाहिए, 2 पाई हो जाना चाहिए। जब 2 पाई फेज डिफरेंस हो जाएगा दोनों का, तो दोनों एक बार फिर अगेन सेम फेज में कहलाएंगे। और 2 पाई फेज डिफरेंस का मतलब होता है दोनों के बीच में एक साइकिल का डिफरेंस हो जाएगा। एक साइकिल ज्यादा कर चुका होगा और एक साइकिल कम कर चुका होगा। ज्यादा कौन करेगा, छोटा वाला पेंडुलम ज्यादा साइकिल कर लेगा और बड़ा वाला पेंडुलम कम साइकिल कर लेगा। हम मान लेते हैं सपोज कि बड़ा वाला पेंडुलम जब n साइकिल पूरे करता है तो छोटा वाला n+1 कर लेगा। n और n+1, तो बताओ दोनों के बीच में कितने साइकिल का डिफरेंस हुआ, 1 साइकिल का डिफरेंस हुआ। और 1 साइकिल का डिफरेंस होने का मतलब दोनों में 2 पाई का फेज डिफरेंस हुआ, और जब दोनों में 2 पाई का फेज डिफरेंस मतलब दोनों सेम फेज में होंगे। तो मान लेते हैं कि जितने टाइम में बड़ा वाला n साइकिल पूरे करता है उतने में छोटा वाला कितना करेगा, n+1 करेगा। हमें पता है कि बड़े वाले को एक साइकिल पूरा करने में टाइम TL लगता है, तो इसका टोटल टाइम कितना हुआ, n × TL, और उतने में ये दिखे तो ये n+ × TS। मतलब एक थ्योरम बन गई हमारी, n × TL = n+1 × TS। कम इंटू ज्यादा = ज्यादा इंटू कम बोल देते हैं। ये नंबर ऑफ ऑब्सेशन ज्यादा करेगा क्योंकि इसका टाइम पीरियड छोटा है, इसका टाइम पीरियड यहां पर बड़ा है तो उसके नंबर ऑफ ऑब्सेशन कम होंगे। कम इंटू ज्यादा = ज्यादा इंटू कम लिख लेते हैं। हमें TL TS की वैल्यू दे रखी है। TL का फॉर्मूला होता है 2 पाई L/G, और L का वैल्यू कितना है 121 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 1.21 मीटर। G का वैल्यू 10। सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहां पर इक्वेशन बनेगी n × 1.1 = n+1। सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू कितना होगा 10। अब n का वैल्यू 10 कौन है, नंबर ऑफ ऑस्सिलेशन है, लेकिन ये किसके हैं, लॉन्ग पेंडुलम के ऑस्सिलेशंस हैं। n किसके माने हमने, बड़े वाले पेंडुलम के नंबर ऑफ ऑस्सिलेशन है n 10। तो बताइए शॉर्टल की कितने ऑस्सिलेशन होंगे, बोले शॉर्टल के नंबर ऑफ ऑस्सिलेशन कितने होंगे 11। तो क्वेश्चन में हमें शॉर्टल पेंडुलम के नंबर ऑफ ऑस्सिलेशन पूछे थे, तो वो कितना होगा 11, और वो आंसर यहां पर होगा सेकंड। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये तो हमने बात करी वेव के SHM के बारे में, थोड़ा सा नेक्स्ट बात करें वेव। एक क्वेश्चन यहां पर आया 11th नंबर क्वेश्चन, ए वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज travel between x and y and a travel a distance of 600 meter in 2 seconds.
बच्चों 2 सेकंड में ये 600 मीटर डिस्टेंस चलता है वेव, जिसका फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है। बिटवीन एक्स एंड वाई हाउ मेनी वेवलेंथ आर देयर इन डिस्टेंस एक्स एंड वाई। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक्स वाई का जो सेपरेशन है वो 600 मीटर है, उस सेपरेशन को वो वेव 2 सेकंड में ट्रेस करता है। तो एक्स वाई में नंबर ऑफ वेवलेंथ कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ वेवलेंथ पूछने का मतलब आपसे नंबर ऑफ व्यूज पूछी जा रही है। और हम चाहें तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। आप ध्यान से देखो, वेव का फ्रीक्वेंसी कितना 500 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी अगर 500 हर्ट्ज है तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितनी वेवलेंथ जनरेट होगी? 500 वेवलेंथ जनरेट हो जाती हैं या 500 व्यूज प्रोड्यूस हो जाती हैं। 1 सेकंड में अगर 500 व्यूज बन रही है तो बताइए 2 सेकंड में नंबर ऑफ व्यूज कितनी बन जाएगी? 1000। तो क्वेश्चन का आंसर वैसे होगा 1000। आपसे पूछा है कि एक्स वाई जो सेपरेशन है उसमें जो सेपरेशन में वो वेव उसको ट्रेस करने में 2 सेकंड लेती है, तो 2 सेकंड में नंबर ऑफ वेवलेंथ कितनी बनेगी, मतलब नंबर ऑफ कितनी बनेगी। तो हमें पता कि 1 सेकंड में 500 वेव बनती है, तो 2 सेकंड में कितनी बनेगी? 1000। हम चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग ऐसा भी कर लें। हमें पता है कि वेव की वेलोसिटी कितनी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस का मतलब यहां पर 600 मीटर चल रहा है 2 सेकंड में, तो यहां पर वेलोसिटी कितना होगा? 300। तो एक वेव का लेंथ निकाल लिया हमने, और वो होगा v/n, तो वो होगा 3/5 मीटर। ये है एक वेव का लेंथ। आपसे पूछा 600 मीटर में ऐसी कितनी वेवलेंथ होगी, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन एक वेव की लेंथ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेवलेंथ आ जाएगी, और वो कितना होगा? 1000। आंसर जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज ए रीजन। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट असर्शन है, दूसरा रीजन है। आपसे पूछा जा रहा है साउंड ट्रेवल फास्टर ऑन ए रेनी डे देन ऑन ए ड्राई डे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी गया क्वेश्चन है। बारिश के दिनों में, रेनी डेज में अगर हम स्टडी करें, साउंड का स्पीड बढ़ जाता है। ड्राई डे के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो रेनी डेज में साउंड का स्पीड ज्यादा ऑब्जर्व होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बोले ऐसा क्यों होता है? बोले बारिश के दिनों में मीडियम में ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर होने की वजह से एयर मीडियम की डेंसिटी कम हो जाती है। मॉइस्चर होने की वजह से मॉलिक्यूलर वेट अगर देखें तो वेयर का मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा कम हो जाता है, और मॉलिक्यूलर वेट कम होने से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम होने से साउंड का स्पीड बढ़ जाता है। यानी असर्शन तो बिल्कुल राइट है। रीजन क्या दिया? मॉइस्चर इंक्रीजेज द डेंसिटी। ये गलत हो गया। मॉइस्चर इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज द डेंसिटी। मॉइस्चर की वजह से, मॉइस्चर होने की वजह से मीडियम की डेंसिटी कम हो जाती है। एयर मीडियम में जब मॉइस्चर मिक्स हो जाता है तो ये है ना, एयर मीडियम ड्राई एयर और ह्यूमिड एयर दोनों का मिक्सचर होता है। ड्राई एयर अगर देखें, ड्राई एयर और H2 दोनों वेपर का मिक्सचर होता है, और मिक्सचर होने की वजह से यहां पर इसका MW कम हो जाता है, और MW कम होने की वजह से डेंसिटी भी कम हो जाती है। कहने का मतलब ड्राई एयर की डेंसिटी ह्यूमिड एयर से ज्यादा होती है, और जब ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा है तो उसमें स्पीड क्या होती? कम होती है। असर्शन बिल्कुल राइट है, लेकिन रीजन रिवर्स कर दिया, उल्टा बोला है, रॉन्ग बोला है। रीजन इसका गलत हो गया, इसलिए आंसर जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ 12 मीटर एंड मास 6 किलोग्राम हैंग वर्टिकली फ्रॉम ए रूफ। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम इज अटैच्ड टू द फ्री एंड ऑफ द रोप। A transverse pulse of wavelength 6 centimeter is produced at a lower end of the rope. What is the wavelength of the pulse when it reaches the top of the rope? It's a very good question. रोप का क्वेश्चन है। एक रोप है जिसका मास आपको दे रखा है 6 किलोग्राम, लेंथ दे रखी है, प्लेन वर्टिकल में रिजिड सपोर्ट से सस्पेंडेड है। और जब ये रिजिड सपोर्ट से प्लेन वर्टिकल में सस्पेंडेड है, इसके फ्री एंड बैक बॉडी अटैच्ड है 2 किलोग्राम की, तो ये वायर खुद के वेट की वजह से टेंशन में है, और खुद के वेट की वजह से टेंशन में होता है। ये टेंशन वेरिएबल होता है, और जब टेंशन वेरिएबल है तो इसमें वेव का स्पीड ऊपर जाने पे भी वेरिएबल होता है। जैसे से वेव ऊपर जा रहा होता है, जैसे से वेव ऊपर जाता है, वैसे वैसे टेंशन बढ़ता जाता है, और टेंशन बढ़ने से वेव का स्पीड भी बढ़ता जाता है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि वायर के बॉटम पर जो वेव जनरेट हुआ है उसका वहां पर वेवलेंथ λ1 है। ये वेव जब टॉप पर पहुंचती है तो उसका वेवलेंथ यहां पर λ2 हो जाता है। तो λ1 का वैल्यू अगर 6 सेंटीमीटर है तो λ2 का वैल्यू कितना होगा? तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, 2 कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट तो इस क्वेश्चन में यह है कि v इक्वल्स टू n लैम्डा होता है, और v जब है ना वेव जनरेट होती है बॉटम पर, वही वेव ऊपर जा रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कांस्टेंट होता है। और जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। दूसरा आपसे बोला जा रहा है कि v इक्वल्स टू √T अपॉन म्यू होता है, और म्यू यहां पर वायर का कांस्टेंट है, मास अपॉन लेंथ, यूनिफॉर्म वायर है तो मास कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है तो बताओ v प्रोपोर्शनल टू √T भी होता है।
यानी हमें पता लगे इस वेव में, इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट हैं वेव के छोटे छोटे, v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड v प्रोपोर्शनल टू रूट टी। दोनों को अगर मैं मर्ज करूं तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू रूट टी, और लैम्डा प्रोपोर्शनल टू रूट टी तो अगर मैं रेशियो में लिखूं तो लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इज टू अंडर रूट T2 अपॉन T1। लैम्डा 2 मेरे से पूछा है, लैम्डा 1 का वैल्यू 6 है, और टॉप पर टेंशन कितना होगा, बोले दोनों की वेट की वजह से टेंशन होगा। तो वायर का मास कितना 6 किलोग्राम, बॉडी का मास 2, तो यहां पर होगा 8g, और वायर के बॉटम पर टेंशन कितना, बॉडी का मास 2g, तो लैम्डा 2 अपॉन 6 इज टू अंडर रूट 8g अपॉन 2g। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना होगा 12 सेंटीमीटर। आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्ट्रिंग ऑफ लीनियर मास डेंसिटी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर इज वाइब्रेटिंग अकॉर्डिंग टू इक्वेशन y इज टू a sin 120 पाई t cos 2 पाई x अपॉन 5। बच्चों वेव की जो इक्वेशन दे रखी है ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। बेसिकली जब भी दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मल्टीपल के फॉर्म में प्रेजेंट हो और इस प्रकार से प्रेजेंट हो कि एक टाइम पर डिपेंड करता हो और एक सेपरेटली पोजीशन पर डिपेंड करता हो, तो हम उस इक्वेशन को बोलते हैं स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन। अब ये वायर के अंदर बन रही है स्टैंडिंग वेव, उस वेव की अगर बात करें तो उसका इक्वेशन आपको दे रखा है। अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि वायर का टेंशन कितना होगा, तो आपसे पूछा है अगर यहां पर देखें तो वायर में टेंशन कितना होगा, तनाव कितना है ना, टेंशन कितना निकाल। तो देखो वेव का स्पीड ओमेगा बाई के होता है, और अगर वेव का स्पीड ओमेगा बाई के यहां पर देखें तो ओमेगा बाई के 120 पाई अपॉन के का वैल्यू 2 पाई बाई 5। भाई वेव की इक्वेशन हमें दे रखी है और ओमेगा के हमें पता है, तो ओमेगा बाई के को हम देखें तो वेव का स्पीड आपके पास आ जाता है, और वो वैल्यू कितना 300 मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड। और वेव का स्पीड अगर टेंशन के करस्पॉन्डिंग अगर लिखे तो उसको ऐसा भी बोलते हैं v इज टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू। तो v का वैल्यू मेरे को पता लग गया, अंडर रूट टी अपॉन म्यू, म्यू मेरे को दे रखा है, म्यू कौन है, लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है, और अगर वो देख रखी है तो म्यू पता है, टी पता, तो v मतलब यहां पर v पता है और यहां पर म्यू पता है, तो मैं t को कैलकुलेट कर सकता हूं। यानी वेव का स्पीड है उसको दो तरह से लिख रहे हैं, ओमेगा बाई के एंड अंडर रूट टी अपॉन म्यू, दोनों को इक्वल करेंगे, आपके पास टी आ जाएगा। आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स 4 बीट्स पर सेकंड व्हेन साउंडेड विद ए सोर्स ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज। द सेकंड हार्मोनिक ऑफ सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स 5 बीट्स पर सेकंड व्हेन साउंडेड विद ए सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 513 हर्ट्ज। द अननोन फ्रीक्वेंसीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक फ्रीक्वेंसी यहां पर अननोन है जिसकी वैल्यू है, मतलब एक नॉन फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू कितने 250 हर्ट्ज है, और अननोन जो 4 यहां पर अननोन फ्रीक्वेंसी यहां पर उसके साथ क्या करती है 2 है ना 4 बिट्स बनाती है। तो अननोन की जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो दो बनेगी, या तो 246 बनेगी या 254 बनेगी। 250 नॉन है, और जब ये 250 नॉन है तो अननोन की दो पॉसिबिलिटी बनेगी 246 एंड 254। अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया है, आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि द सेकंड हार्मोनिक ऑफ सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव 5 बीट पर सेकंड। ये अननोन है और ये भी अननोन है, इसका सेकंड हार्मोनिक मतलब इसका दो गुना कितना होगा 508, इसका भी सेकंड हार्मोनिक इसका होता है दो गुना कितना होगा 492। अब ये 492 और ये 508 इन दोनों में से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 513 के साथ 5 बिट देती है, तो हमें पता कि ये इसके साथ 5 बिट्स देती है, इसके साथ 5 बिट नहीं दे रही है। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, अननोन का वैल्यू कितना होगा 254। मतलब हमें वो अननोन स्टडी करना है जिसका सेकंड हार्मोनिक 513 के साथ 5 बिट दे, तो हमारा आंसर होगा 254। आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लोज्ड एंड ओपन ऑर्गन पाइप हैव सेम लेंथ इफ द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ देयर 7th ओवरटोन इज a-1 अपॉन a, देन द वैल्यू ऑफ a इज। सिंपल क्वेश्चन है, ऑर्गन पाइप पर बेस्ड क्वेश्चन है, उनकी फ्रीक्वेंसी हमें लिखनी है। हमें पता है कि सीओपी भी है और ओओपी भी है। सीओपी मतलब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और इसका फ्रीक्वेंसी रेशियो हम जानते हैं ऑड रेशियो में होता है। तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि इसका हार्मोनिक के करस्पॉन्डिंग, इसका ओवरटोन के करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला क्या लिखते हैं 2m+1 हार्मोनिक। एम यहां पर कौन है, ओवरटोन का नंबर है, 2m+1 हार्मोनिक। और ओपन ऑर्गन पाइप की बात करें तो उसका क्या होगा m+1 हार्मोनिक। एम यहां पर कौन है, ओवरटोन का नंबर है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 7th ओवरटोन के करस्पॉन्डिंग दोनों पाइप का फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा। तो 7th मतलब m का वैल्यू 7 पुट करेंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना बनेगा 15v/4l, और ओपी की फ्रीक्वेंसी का लिखेंगे तो कितना होगा 8v/2l। बस ध्यान रखिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सीओपी का फॉर्मूला 2m+1 हार्मोनिक और ओपी का फॉर्मूला m+1 हार्मोनिक। एम का वैल्यू 7 दिया तो दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई, दोनों का रेशियो बनाया तो रेशियो आया 15/16, और ये किसके इक्वल है, a-1/a के इक्वल है। तो अगर a यहां पर 16 है, अगर a यहां पर 16 है तो a-1 15 होगा, अल्टीमेटली a का वैल्यू कितना होगा 16 हो जाएगा। आंसर क्या जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द टू नियरेस्ट हार्मोनिक ऑफ ए ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड आर 420 हर्ट्ज एंड 560 हर्ट्ज। बच्चों एक सीओपी आपको दे रखा है, उसकी दो सक्सेसिव रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, इसकी दो नियरेस्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, एक तो होगा 420 और एक होगा 560 हर्ट्ज। आपसे पूछा इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सीओपी में फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1:3, 3:5:7 होता है। मतलब एक फ्रीक्वेंसी यहां पर अगर देखें तो V/4L, अगला 3V/4L, अगला 5V/4L होता है। कोई भी दो सक्सेसिव का डिफरेंस अगर हम करें तो वो हमेशा आता है 2V/4L, और 2V/4L अगर देखें तो ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जस्ट 2 गुना होता है। अगर मैं यहां पर देखूं तो इस क्वेश्चन में 2V/4L का वैल्यू कितना होगा 140, तो अल्टीमेटली V/4L कितना होगा 70 हर्ट्ज। हम ध्यान रखेंगे सीओपी एक ऐसा पाइप है जो ऑड फ्रीक्वेंसी रेशियो रखता है, इसलिए कोई भी इसकी दो नियरेस्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस अगर हम करें तो वो हमेशा फंडामेंटल का दुगुना आता है। लेकिन अगर यही केस ओपन पाइप का होता या सोनोमीटर वायर का होता तो वहां पर कोई भी दो नियरेस्ट फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस करते हैं तो वो उसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आता है, क्योंकि वहां पर फ्रीक्वेंसी रेशियो कितना होता है 1 2 3 4 5 होता है। सीओपी में टॉइज ऑफ फंडामेंटल है क्योंकि यहां पर रेशियो ऑड रेशियो है, इसलिए आंसर जाएगा 70 हर्ट्ज। फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो ए सिलेंड्रिकल ट्यूब जिसकी लेंथ आपको 120 सेंटीमीटर दी रखी है इज रेजोनेंट विद ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 330 हर्ट्ज। इफ इट इज फिलिंग बाय वाटर देन टू गेट रेजोनेंस मिनिमम लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इज। साउंड का स्पीड आपको दे रखा है एयर में 330 मीटर पर सेकंड। बच्चों रेजोनेंस ट्यूब पर बेस्ड क्वेश्चन है। एक रेजोनेंस ट्यूब है जिसकी लेंथ 120 सेंटीमीटर है, उसमें अगर हम लिक्विड लेवल वाटर लेवल की बात करें तो मैक्सिमम लेवल कितना हो सकता है 120 हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम लेवल 120 है। अब आपसे पूछा है इसमें कि रेजोनेंस कंडीशन पर वाटर लेवल की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, यह पूछा जा रहा है। तो हमें यहां पर स्टडी करना पड़ेगा कि इसमें कितनी बार रेजोनेंस स्टैब्लिश हो रहा है, पहले तो यह देखना है। हमें पता जब रेजोनेंस ट्यूब का क्वेश्चन है तो हमें यहां पर रेजोनेंस कब मिल रहा होता है λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4 एंड सो ऑन। और कब तक होता रहेगा ऐसा, जब तक पूरा पाइप पानी से खाली नहीं हो जाए। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में लैम्डा को फाइंड आउट कर लेते हैं। लैम्डा कितना आया 1 मीटर, अल्टीमेटली सेंटीमीटर में कितना आया 100 सेंटीमीटर। अब पहली बार जब रेजोनेंस देखा तो वो कितना होगा 25 सेंटीमीटर पर होगा, मतलब पाइप पूरा पानी से भरा हुआ है, हमें 25% उसको 25 सेंटीमीटर खाली कर दिया तो पहली बार रेजोनेंस हो जाएगा। और जब 25 खाली करेंगे तो उसका लेवल कितना होगा 95 होगा। पर हम इसको मिनिमम नहीं बोल सकते क्योंकि अभी भी और भी खाली किया जा सकता है। फिर हमने देखा सेकंड रेजोनेंस कब होगा 3 λ/4 पर। जब सेकंड रेजोनेंस देखा तो 3 λ/4 पर होगा, उसकी लेंथ कितनी होगी 75। और अगर मैं 75 खाली कर दूं तो उसका लेवल कितना बचेगा 45। थर्ड अगर मैं देखूं तो 5 λ/4 हम यहां पर देखेंगे उसका वैल्यू 125 सेंटीमीटर है, लेकिन ये ऐसी लेंथ है जो पाइप की लेंथ से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। और जब ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब इसमें 2 बार रेजोनेंस स्टैब्लिश होगा, और जब 2 बार होगा तो उसको खाली कितना कर पाएंगे मैक्सिमम 75 खाली कर पाएंगे। तो वाटर कॉलम का मिनिमम लेवल कितना होगा 45 सेंटीमीटर, ये मिनिमम होगा, इसके बाद हम खाली नहीं कर सकते उसको। और जब इसके बाद खाली नहीं कर सकते हैं तो इसका मिनिमम लेंथ ऑफ वाटर कॉलम कितना होगा 45 होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले आप यहां पर स्टेब्लिश करो, चेक करो कि कितनी बार रेजोनेंस स्टेब्लिश हो रहा है, और जो लास्ट रेजोनेंस यहां पर होता है उस कंडीशन में जो भी इसकी एयर कॉलम की लेंथ है उसको हम माइनस करेंगे टोटल लेंथ से, तो जो लेवल बचेगा वो मिनिमम लेवल आपके पास आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में मैक्सिमम लेवल पूछता तो आंसर हो जाए 95 मैक्सिमम लेवल होता, क्योंकि पहली बार रेजोनेंस कब होगा 25 सेंटीमीटर खाली करने पर होगा, और 25 सेंटीमीटर खाली करेंगे तो लेवल कितना बचेगा 95 बचेगा। तो ये मैक्सिमम लेवल है और ये मिनिमम लेवल है। आपसे क्वेश्चन पूछा मिनिमम लेवल, आंसर आएगा 45 सेंटीमीटर, आंसर जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सोनोमीटर वायर ऑफ रेजोनेटिंग लेंथ 90 centimeter has a fundamental frequency of 400 hertz. When kept under some tension, the resonating length of the wire fundamental frequency of 600 hertz under same tension is. बच्चों यहां पर बात बहुत सिंपल सी है, फ्रीक्वेंसी सोनोमीटर वायर की बात कर रही है। सोनोमीटर वायर का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है n = 1/12 फ्रीक्वेंसी और लेंथ की बात कर रही, बाकी सब कांस्टेंट है, कुछ नहीं बोला गया। तो हम बोलेंगे n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L। रेशियो में लिखें तो n1/N2 = L2/L1। हम क्वेश्चन में देखें तो दो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक क्या होगी 400 तो एक होगा 600, तो 400/600 = L2/90। हमें L1 की वैल्यू दे रखी 90, तो L2 हम निकाल सकते हैं 60 सेंटीमीटर।
यहां पर बच्चों को डाउट आता है कि सर इसका म्यू चेंज नहीं होगा क्या? अरे बच्चों, इसकी रेजोनेटिंग लेंथ चेंज हुई है, तो लेंथ जब चेंज हुई तो उसका टोटल मास भी चेंज हुआ है। तो अल्टीमेटली म्यू मेरे लिए क्या है? कांस्टेंट है। पहले लेंथ कम थी, मास कम था, तो म्यू कांस्टेंट था। लेंथ मैंने बढ़ा दी, रेजोनेटिक लेंथ बढ़ी है, तो मास वायर का बढ़ गया, इसका मतलब उसका म्यू क्या है? कांस्टेंट है। म्यू के बारे में कर कोई डिस्कशन नहीं, तो म्यू क्या होता है? कांस्टेंट मानते हैं। तो n प्रोपोर्शनल टू 1/l सॉल्व कर लेंगे तो l का वैल्यू L2 यहां पर जो होगी, सेकंड लेंथ कितनी होगी? 60 सेंटीमीटर। आंसर जाएगा थर्ड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल पियानो वायर्स केप्ट अंडर द सेम टेंशन T have a fundamental frequency of 600 Hz. The fractional increase in tension of one wire will lead to occurrence of 6 beats per second when both the wire oscillate together would be. क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में बोला दो पियानो वायर है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, इसका मतलब सब कुछ सेम है, टेंशन सेम, लेंथ सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, सब कुछ सेम इक्वल है। फिर उसने बोला कि एक वायर में टेंशन में फ्रैक्शनल चेंज कितना किया जाए कि वो दोनों आपस में 6 बिट प्रोड्यूस करने लग जाए। अल्टीमेटली क्वेश्चन में ध्यान से देखा जाए तो टेंशन और फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। अल्टीमेटली मैं यहां भी बात करूं तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है, और एन और टी की बात करी, बाकी सब हमारे लिए कांस्टेंट है, तो एन प्रोपोर्शनल टू रूट टी है। और फ्रैक्शनल चेंज की बात करी तो मैं चाहूं तो उसका ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा एन अपॉन एन इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा टी अपॉन टी। डेल्टा टी अपॉन टी कौन है? टेंशन में फ्रैक्शनल चेंज है, और डेल्टा एन अपॉन एन कौन है? फ्रीक्वेंसी में फ्रैक्शनल चेंज है। क्वेश्चन में गिवन है मेरे को कि डेल्टा टी अपॉन टी मेरे को निकालना है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ट्वाइस डेल्टा एन अपॉन एन, और डेल्टा एन का वैल्यू कितना? 6 बिट दे रखा है, और एन का वैल्यू कितना? 600। सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टी अपॉन टी का वैल्यू कितना बनेगा? 0.02 यहां पर हो जाता है। अगर यही चेंज में परसेंटेज चेंज में पूछता है तो इसको 100 से मल्टीपल कर देंगे तो 2% यहां पर टेंशन में चेंज आ जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर देखें तो टेंशन चेंज करने की बात हो रही है। टेंशन, एक वायर के टेंशन में कितना फ्रैक्शन चेंज किया जाए कि वो आपस में 6 बिट प्रोड्यूस करने लग जाए। तो बात बहुत सिंपल सी है, प्रोपोर्शनल रूट टी। फ्रैक्शनल चेंज अगर लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब आंसर इस क्वेश्चन का जाना चाहिए सेकंड। थैंक यू सभी को। होप आप सबने ये सब ध्यान से सुना होगा। ऑसिलेशन वेव्स जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से मैंने टॉप 20 क्वेश्चन के थ्रू इस टॉपिक का फास्ट रिवीजन करवाया है। आप सबके लिए बेनिफिशियल होगा, इससे और अच्छे से आप रिवीजन कर पाएंगे। एग्जाम के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट।